थी ना, तो मैंने हाँ, परसों आपका टेस्ट है, कल प्रैक्टिस करवाएंगे। देखो आज हम सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री का एक थ्योरेटिकल सा चैप्टर है, जिसमें आपको कोई रिएक्शंस भी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। बस कुछ चीज़ें आपको समझनी है और उनके बेसिस पे आपको यहाँ पे आंसर्स ध्यान में रखने हैं। तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है ना, और इससे क्वेश्चन एक तो पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है, हर बार आता है। चलो, तो सरफेस केमिस्ट्री, तो बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री नाम से पता है कि सरफेस केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर जो भी फिनोमिना होती है, ठीक है, उनकी स्टडी करते हैं। जैसे मान लो ये अभी मैं लिख रहा हूँ इस पेपर के ऊपर, तो ये पेपर का जो फर्स्ट जो ऊपर वाले जो आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये सरफेस है ना, इसकी क्या है, ये सरफेस है, ठीक है, मतलब ये फर्स्ट वाला जो पेज है वो सरफेस का है, ठीक है। बाकी जितने भी पेज है यहाँ पे, ठीक है, तो ये बल्क है बिल्कुल, ठीक है। तो जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मेटल है या कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, तो उसमें दो टाइप की पार्टिकल होते हैं। एक तो सरफेस के पार्टिकल जो ऊपर वाली लेयर के ऊपर होते हैं, एक होते हैं बल्क के, ठीक है। तो मैं आपको दो चीजें यहाँ पे समझाने चाह रहा हूँ। एक होता है सरफेस, एक होता है बल्क, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सरफेस का मतलब है कि ऊपर वाली लेयर, जैसे आप अभी ये पेज है ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो मैं इस सरफेस के ऊपर लिख रहा हूँ, ओके। और यदि इसके अंदर वाले जितने भी पेज है ये वाले, ठीक है, ये बल्क है, ये क्या है, बल्क है, हाँ जी, ठीक है। तो सरफेस और बल्क में क्या फर्क होता है, सरफेस होती है वो ऊपर वाली लेयर होती है, ठीक है, और ऊपर वाली लेयर के बाद जो नीचे जितनी भी लेयर बनती है वो सारे किस में आते हैं, बल्क में आते हैं। किस में आते हैं, बल्क में आते हैं। जैसे मान लो एक गिलास आपने वाटर डाल दिया, ठीक है, पानी में एक गिलास पानी लिया, ठीक है, इस तरह से जो ऊपर वाली जो लेयर होगी, ठीक है, ऊपर वाली लेयर में जो पार्टिकल होंगे वो सरफेस के पार्टिकल होंगे। किसके पार्टिकल होंगे, सरफेस के पार्टिकल होंगे, सरफेस पार्टिकल। और जो मिडिल में जितने भी पार्टिकल है, ठीक है, मिडिल में जितने भी पार्टिकल है ये सारे बल्क के होंगे। किसके होंगे, बल्क के पार्टिकल होंगे। किसके होंगे, बल्क के होंगे, ठीक है, हाँ जी। तो देखो सरफेस केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं एडजॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन, ठीक है। यहाँ पे दो टर्म है, एक होता है एडजॉर्प्शन, एक होता है अब्जॉर्प्शन। दोनों ही वर्ड में सिर्फ डी और बी का ही फर्क है, ठीक है, बाकी सारा कुछ यहाँ पे क्या है, सेम है, ठीक है, हाँ जी। बल्क पार्टिकल का मतलब सरफेस के ऊपर जो सरफेस के अलावा जो भी पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो बल्क के पार्टिकल होते हैं। जैसे एक ग्लास वाटर लिया आपने, ठीक है, तो वाटर है, ऊपर वाली जो सरफेस है ना, ये तो होंगे सरफेस के पार्टिकल। सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल होंगे वो सरफेस के पार्टिकल होंगे, और सरफेस के अलावा जो नीचे पार्टिकल होते हैं वो क्या होंगे, बल्क के पार्टिकल होंगे। किसके होंगे, बल्क के पार्टिकल होंगे। जैसे मान लो एक मेटल का पीस ले लो आप, ठीक है, बिल्कुल आपको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। एक आपने काजू बर्फी ले ली सपोज करो, ठीक है, ठीक है, तो जो बर्फी है ना, उसकी जो ऊपर वाले जो बर्फी के ऊपर की वाले जो पार्टिकल होंगे वो होंगे सरफेस के सारे। और जो मिडिल का जो पोर्शन है, ठीक है, वो किस में आएगा, बल्क के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे मोबाइल है ना, जैसे मैं मोबाइल की जिस स्थिति से पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो आपको जो व्हाइट बोर्ड होता है ना, जो जिसे आप देख रहे हो ये सरफेस है मोबाइल की ना, ऊपर वाला है जो ग्लास है वो क्या सरफेस है। अब इस ग्लास के नीचे जितना भी अरेंजमेंट होता है वो सारा बल्क के अंदर आता है ना, हाँ, नीचे वाला ही बल्क में आएगा, ठीक है। सरफेस सिर्फ एक ही काउंट होगा। मान लो आपने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया है, ठीक है, तो सरफेस मतलब उसके ऊपर वाली लेयर, ठीक है, वो होगी सरफेस के अंदर, बाकी सारे बल्क के अंदर आएंगे, ठीक है। हाँ, सरफेस के अलावा जो मतलब सरफेस के अलावा जो नीचे जो पार्टिकल आ जाएंगे वो सारे बल्क के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आपके पास कोई जैसे लड्डू है आपके पास मान लो, है ना, तो अब जो लड्डू होता है, अब उसका सरफेस एरिया आप जानते हो, जो बाहर वाली जो सरफेस है ना, वो सारे के सारे सरफेस के पार्टिकल होंगे, ठीक है, बिल्कुल, ये सारे क्या होंगे, सरफेस के होंगे, यस। बट अंदर जो है वो सारे क्या होंगे, बल्क के होंगे, ठीक है। इस तरह से हम समझ सकते हैं।
ना। ये बेसिक आइडिया तो आपको आ ही चुका होगा, है ना। जैसे ये आपकी मेरी नोटबुक है ना, उसका जो फर्स्ट पेज है ना, ये नोटबुक अभी रखी है, तो इसकी ये सरफेस है जैसे, ओके। हाँ जी। अब ये जितने भी पेज है, ये फर्स्ट पेज तो किस में आएगा, सरफेस के अंदर आएगा, और जितने भी पेजेस अंदर वाले हैं ये सारे बल्क में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, बल्क के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से समझ गए सरफेस और बल्क में क्या डिफरेंस है। ओके, तो देखो हमारे पास दो वर्ड है, एक है एड्जॉर्प्शन, एक होता है अब्जॉर्प्शन, है ना। वन इज एड्जॉर्प्शन, सेकंड वन इज अब्जॉर्प्शन। देखो सिर्फ डी और बी का ही फर्क है, बट दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। हाँ जी। तो एड्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एड्जॉर्प्शन का बेसिकली मतलब ये होता है कि किसी भी सब्सटेंस का, है ना, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस है वो सरफेस के ऊपर क्या हो जाए, ऑक्यूपाई हो जाए, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी। देखो बेसिक डिफरेंस ये है कि जो एड्जॉर्प्शन होता है बच्चों, वो सरफेस फिनोमिना होता है। कौन सी फिनोमिना होता है, सरफेस फिनोमिना, सरफेस फिनोमिना। और जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बल्क फिनोमिना होती है। क्या होती है, बल्क, बल्क फिनोमिना होती है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, ठीक है। एक, आप जब नए शूज वगैरह खरीदते हो या जो भी नया हम लैपटॉप खरीदते हैं या कुछ भी है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदते हैं, तो एक पुड़िया आती है, ठीक है, आपने देखी होगी, ठीक है। उस पुड़िया को आप खोल के देखा होगा, उसमें छोटे छोटे व्हाइट कलर के पार्टिकल होंगे, क्या सुन लो, एनी आइडिया ये क्या होता है। हाँ ठीक है। हाँ, यदि आपने ये नहीं देखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अब देख लो, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल एक छोटी सी पुड़ी आती है जिसमें व्हाइट कलर के पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे बीड से होते हैं, ठीक है। हाँ जी। अब इसका क्या काम होता है, ठीक है, एक्चुअली में इसका क्या काम होता है, ये होती है सिलिका जेल। ये क्या होती है, सिलिका जेल होती है। तो ये सिलिका जेल क्या करती है, जैसे आपने कोई लैपटॉप परचेज किया है, जो भी है, जो लैपटॉप को हम पैक करते हैं, जो कंपनी होती है लैपटॉप बनाती है, वो जब लैपटॉप को पैक करती है, ठीक है, तो मॉइस्चर का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इसका, मॉइस्चर का, ठीक है। हाँ, यदि अंदर मॉइस्चर चली गई तो पार्ट्स सारे क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, ठीक है। तो मॉइस्चर से बचाने के लिए क्या करते हैं, सिलिका जेल यहाँ पे ऐड की जाती है, ठीक है। अब सिलिका जेल का क्या काम होता है, जी ये सिलिका जेल का पार्टिकल है, मैंने पार्टिकल कंसिडर कर लिया, ओके। तो ये पार्टिकल क्या करेगा, जो मॉइस्चर है, जितनी भी सराउंडिंग के अंदर आसपास के जो भी मॉइस्चर है ना, ठीक है, उस मॉइस्चर को क्या कर लेगा, अपनी सरफेस के ऊपर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, उसका अकोमुलेशन कर लेगा, ठीक है। जो मॉइस्चर है वो सिलिका जेल की सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगी, अकुमुलेट हो जाएगी, है ना, सिर्फ सरफेस तक ही सीमित होती है, ठीक है। हाँ जी। सिलिका जेल के ऊपर जो मॉइस्चर है वो क्या हो जाएगी, अकुमुलेट हो जाएगी, जिससे आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये भी जो आपका सब्सटेंस है, वो खराब होने से क्या हो सकता है, बच सकता है, ठीक है। हाँ जी। तो सिलिका जेल क्या करती है, मॉइस्चर का एड्जॉर्प्शन करती है, किसका एड्जॉर्प्शन करती है, मॉइस्चर का, है ना, एड्जॉर्प्शन करती है, ध्यान देना, एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन का बेसिकली मतलब है सरफेस फिनोमिना, क्या है, सरफेस फिनोमिना है एड्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है बल्क, क्या होता है, बल्क फिनोमिना, ठीक है। हाँ जी, क्या है, बल्क फिनोमिना। हाँ, ज्योतिका बताऊंगा एड्जॉर्प्शन क्यों नहीं करती, एब्जॉर्प्शन क्यों करती है, उसका भी आपको रीजन पता चल जाएगा आगे, ठीक है, रुको एक बार। हाँ जी। अब एक में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लेके आया हूँ, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। हाँ जी। अब एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड की क्या प्रॉपर्टी है, कि बिल्कुल वाटर मोलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया था कि जो सॉल्ट होते हैं ना बेसिकली, है ना, एल्कली मेटल के, अल्कलाइन अर्थ मेटल के, इनके पास वाटर मोलिक्यूल ऑफ क्या होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन होते हैं ना, यहाँ पे 8 वाटर मोलिक्यूल या 6 वाटर मोलिक्यूल जो भी होते हैं, ठीक है। हाँ जी। ये इसके हाइड्रेशन एनर्जी के कारण होती है, क्योंकि इनमें जो कैटाइन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो वाटर को ये क्या करते हैं, ज्यादा सराउंड करते हैं कुल मिलाकर। जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, जब वो एनहाइड्रस कंडीशन में है तो बिल्कुल भी वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। जब भी मॉइस्चर इसके कांटेक्ट में आएगी, जब भी मॉइस्चर कांटेक्ट में आएगी, तो ये मॉइस्चर का क्या करेगा, अब्जॉर्प्शन करेगा, क्या करेगा, अब्जॉर्प्शन करेगा, क्या करेगा, अब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, वो मॉइस्चर का क्या करता है, अब्जॉर्प्शन करता है, अब्जॉर्प्शन। जबकि सिलिका जेल है वो क्या करती है, एड्जॉर्प्शन करेगी,
ठीक है। हाँ जी, तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एड्जॉर्प्शन करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अब्जॉर्प्शन होते हैं। सबका अलग अलग यूज होता है, ठीक है, डिपेंड करता है हमें किस लिए चाहिए, ठीक है। तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का भी यूज होता है और सिलिका जेल का भी यूज होता है ना, वो अलग अलग फील्ड में यूज होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको अभी तक ये समझना है कि व्हाट इज मीन बाय एड्जॉर्प्शन और व्हाट इज मीन बाय एब्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है, जबकि जो एब्जॉर्प्शन है वो एक बल्क फिनोमिना है। क्या है? एक बल्क फिनोमिना है, ठीक है। तो मैं ये एड्जॉर्प्शन की आपको डेफिनेशन दूं, ठीक है। तो डेफिनेशन एड्जॉर्प्शन का क्या हो जाएगा? यदि कोई सब्सटेंस, ठीक है, सरफेस के ऊपर ज्यादा अकुमुलेट हो रहा है ना, एनी अदर पार्ट के अलावा सरफेस के ऊपर यदि ज्यादा अकुमुलेट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एड्जॉर्प्शन, ठीक है। और यदि कोई सब्सटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है थ्रू आउट द बल्क, ठीक है, होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। बेसिकली कोई सब्सटेंस यदि सरफेस के ऊपर अकुमुलेट हो रहा है, ओनली सरफेस के ऊपर ही अकुमुलेट है, सरफेस तक ही लिमिटेड है, तब तो क्या होगा? एड्जॉर्प्शन होगा। और कोई सब्सटेंस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, जैसे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, वो मॉइस्चर को यूनिफॉर्मली क्या करेगा? अब्जॉर्ब करेगा और बल्क तक अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। हाँ जी, अपने बल्क फेज तक, ठीक है। हाँ जी, तो वाटर है वो बल्क तक पहुंच जाएगा, तो वो क्या होगा? अब्जॉर्प्शन का एग्जांपल होगा, ठीक है। जैसे और भी एग्जांपल हम डिस्कस करें, है ना। जैसे बेसिकली मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ हमारी जो डेली लाइफ का है ना, जो आपने देखा होगा, चौक होती है ना, चौक, चौक, व्हाइट चौक। आप चौक को क्या कर दो? इंक के अंदर डिप कर दो, है ना, इंक के अंदर डाल दो इसको, ब्लैक इंक के अंदर डाल दिया आपने, ठीक है। ब्लैक इंक के अंदर डाल दो थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए। फिर इस चौक को क्या करो? आप ब्रेक करके देखो, क्या जो इंक का जो ब्लैक कलर है क्या पूरी चौक के अंदर चला जाएगा? ये बताओ मुझे, क्या पूरी चौक अंदर तक चले जाएगा? यस और नो, सही बताओ। सीरियसली चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। अरे मतलब आपने चौक को इंक के अंदर डाला तो पूरी चौक तो काली नहीं होगी ना, अंदर तक तो काली नहीं होगी, सिर्फ उसकी सरफेस तक ही ब्लैक कलर आएगा। कहाँ तक आएगा? सिर्फ सरफेस तक आएगा। चौक की जो सरफेस है वहीं तक ब्लैक कलर है वो लिमिटेड होगा, आप देखो, ठीक है। सिर्फ जैसे मान लो आपने रेड कलर की इंक में डाला है तो रेड कलर है वो सरफेस तक आ जाएगा इस तरह से। तो जो कलर है ना, अब आपको पता है इंक के अंदर क्या होता है? एक तो होता है कलर्ड सब्सटेंस, मतलब मैं इंक की बात करूं तो इंक में दो चीजें होती है, एक तो होता है सोलवेंट इंक का, ठीक है बच्चों, और एक क्या होता है? कलर्ड सब्सटेंस होता है, मतलब डाई, है ना, कलर जो कलर देती है ना। तो जो डाई है वो क्या हो जाएगी? सरफेस तक अकुमुलेट हो जाएगी, ठीक है। बट आप चौक को ब्रेक करके देखो तो डाई है वो अंदर तक नहीं जाएगी, बट जो सॉल्वेंट है वो अंदर तक चल जाएगा। चौक है वो गीली तो हो जाएगी अंदर से, है ना, वेट तो हो जाएगी, बट जो आपकी जो डाई है वो अंदर तक नहीं जाएगी, वो सरफेस तक ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इंक है, उसके अंदर जो डाई है, डाई तो क्या होगी? एडजॉर्ब होगी, कि उसका तो क्या होगा? एड्जॉर्प्शन होगा, है ना। ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस है उसका तो क्या होगा? एड्जॉर्प्शन। और जो सॉल्वेंट है वो अंदर तक चला जाएगा, उसका क्या होगा? बल्क तक जाएगा, उसका क्या होगा? अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। ये एग्जांपल भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, इससे भी आप एड्जॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन फिनोमिना को एक साथ समझ सकते हो, है ना। चौक को आप इंक के अंदर डाल दो, ठीक है। हाँ, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं एक है ना, देयर आर वेरियस, ठीक है। यदि मैं कोई और आपको टेक्निकल एग्जाम्पल और समझाऊं, ठीक है। हाँ, रीजन बताऊंगा ना रे भाई, एड्जॉर्प्शन क्यों होता है रीजन बताते हैं, ठीक है। रुको तो सरो आप, ठीक है, क्यों जाता है बात करेंगे, एड्जॉर्प्शन क्यों होता है, क्या रीजन होता है, ठीक है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखो, नेक्स्ट और चीज मैं बताऊं आपको, जैसे आप और एग्जाम्पल में डिस्कस करूं आपको, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते देखो, आपके पास ब्लैक कलर का सॉल्यूशन बना लिया मान लो आपने, है ना, एक कलर्ड सॉल्यूशन आपके पास क्या है? कलर्ड सॉल्यूशन, कलर्ड सॉल्यूशन लेटेस्ट, ठीक है। इस कलर्ड सॉल्यूशन के अंदर आप क्या डाल दो? चारकोल डाल दो। मैंने चारकोल का पीस रख दिया है, चारकोल। बेसिकली चारकोल एक कार्बन की फॉर्म होती है, उसे छोटे छोटे पोर होते हैं। तो चारकोल क्या करता है? कलर्ड सॉल्यूशन के अंदर जितना भी कलर होता है, ठीक है, उसको क्या कर लेता है? एड्जॉर्ब कर लेता है। जितने भी जो डाई के पार्टिकल होते हैं वो चारकोल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, उसकी सरफेस पे क्या हो जाते हैं? एड्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है, ठीक है। तो जो चारकोल है उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि जो कलरफुल चीज है उसको तो क्या कर लेगा? वो एड्जॉर्ब कर लेगा,
है ना, तो आपका सॉल्यूशन कैसा हो गया, कलरलेस हो जाता है बेसिकली, ठीक है। हाँ, और भी एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है, हम डिस्कस करेंगे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन अभी बताया है। चलो अब कुछ कुछ छोटे छोटे जो टेक्निकल वर्ड्स है उनको एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले मैंने एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन तो मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, ठीक है। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं बात करूंगा सोरप्शन क्या होता है, व्हाट इज सोरप्शन। सोरप्शन एक होता है डीसोरप्शन। ये छोटी छोटी टेक्निकल टर्म्स है आपकी एनसीईआरटी में, पहले आपको इनका मीनिंग समझना है, ठीक है। तो सोरप्शन का मीनिंग क्या होता है, यदि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो तो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, हम सोरप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे डेफिनेशन, व्हेन एडजॉर्प्शन एंड absorption occur साइमल्टेनियसली उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, सोरप्शन बोलते हैं। हाँ, यदि कोई सब्सटेंस सरफेस और बल्क दोनों में जा रहा है, ठीक है, तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, सोरप्शन बोलते हैं। छोटी छोटी आपको टेक्निकल नाम आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं, है ना। हाँ, सोरप्शन का मीनिंग क्या है, जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों फिनोमिना एक साथ हो उसको बोलते हैं हम सोरप्शन, ठीक है। और डीसोरप्शन का मतलब क्या होता है, जब एडजॉर्ब किए हुए पार्टिकल को आप रिमूव कर दो, ठीक है, रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब्ड पार्टिकल, उसको क्या बोलते हैं, हम डीसोरप्शन बोलते हैं। डीसोरप्शन क्या होता है, बेसिकली रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब्ड पार्टिकल्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हम डीसोरप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो सोरप्शन का मीनिंग क्या है, जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, सोरप्शन बोलते हैं। और डीसोरप्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब्ड पार्टिकल, ठीक है। चलो उसके बाद दो और वर्ड आते हैं, उनको भी हमें देखना है। एक होता है एडजॉर्बेट, एक होता है एडजॉर्बेट, ठीक है। तो ये क्या चीज है, देखो आपको कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी सिंपल सी चीज समझ लो, ठीक है। हाँ जी, मैं आपको बेसिक चीज बताता हूँ। हमारे पास जो सिलिका जेल था, ठीक है, उसका जो पार्टिकल था यहाँ पे, है ना। हाँ, डिसरप्शन की एग्जांपल होगी, आगे होगी। क्या होता है, जैसे आपकी कैटालिसिस होती है ना, कैटालिसिस प्रोसेस होता है, तो कैटलिस्ट की सरफेस पे कई रिएक्टेंट पार्टिकल क्या हो जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं पहले, ठीक है। फिर जैसे ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो प्रोडक्ट को वापस हमें हटाना पड़ता है, उस प्रोसेस को हम डिसरप्शन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, कईयों को ऐसे लग रहा है कि एग्जाम्पल क्या है डिसरप्शन का, होता क्या है, कई बार कैटलिस्ट की जो सरफेस होती है ना उसके ऊपर पार्टिकल हो जाते हैं एडजॉर्ब, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम प्रोडक्ट को वापस रिमूव करते हैं, तो उस प्रोसेस में आपका डिसरप्शन प्रोसेस यूज होता है। आगे आ जाएगा ये वर्ड भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, तो मैं एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट को आपको समझाना चाहता हूँ कि इनका मीनिंग क्या होता है बेसिकली, ठीक है। देखो, जो सिलिका जेल था हमारे पास, सिलिका जेल, ठीक है, तो सिलिका जेल है, उसके ऊपर क्या आ रहा था, मॉइस्चर का एडजॉर्प्शन हो रहा था, क्या हो रहा था, मॉइस्चर आ रही थी, ठीक है। तो मैंने ये जो क्रॉस से दिखा दिया वो मॉइस्चर दिखाया है, क्या दिखाया, मॉइस्चर, मॉइस्चर या वाटर वेपर, ओके। तो यहाँ पे जो सिलिका जेल है, हाँ जी, हाँ दोबारा रिपीट तो कर रहा हूँ, अरे भाई बता तो रहा हूँ ना अभी, चल रहा है। सिलिका जेल है, सिलिका जेल के ऊपर, अरे एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट पढ़ा तो रहा हूँ। जो सिलिका जेल है, ठीक है, उस उसकी सरफेस के ऊपर मॉइस्चर का क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रहा है, मॉइस्चर का क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट क्या होता है, देखो, जो सब्सटेंस किसी की सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होता है, ध्यान दो, जो सब्सटेंस किसी की सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होता है उसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेट। तो यहाँ मॉइस्चर होती है क्या, एडजॉर्बेट, ओके। और सिलिका जेल के ऊपर एडजॉर्प्शन हो रहा है तो एडजॉर्बेंट क्या होता है, सिलिका जेल, ठीक है। तो एडजॉर्बेंट तो क्या होगा, सिलिका जेल, और मॉइस्चर क्या होगी, एडजॉर्बेट होगा, ठीक है। हाँ जी, जो सब्सटेंस किसी की सरफेस के ऊपर अकुमुलेट होता है,
गैदर होता है, इकट्ठा होता है, उसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट। उसको क्या बोलते हैं हम? एडजॉर्बेंट। और जिसकी सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन होता है उसको बोलते हैं हम एडजॉर्बेंट। उसको क्या बोलते हैं हम? एडजॉर्बेंट। ठीक है, जैसे और एग्जांपल दूं मैं आपको। देखो एक एग्जांपल और देता हूं। एक चारकोल होता है, एनिमल चारकोल। ठीक है, एनिमल ओरिजिन से होता है, एनिमल चारकोल। ठीक है, अब आपके पास कोई विसल है। क्या है? विसल। ठीक है, विसल है एक। इसके अंदर गैस फिल है, मान लो कुछ गैसेज आपने फिल कर दी। मान लो आपने सल्फर डाइऑक्साइड गैस फिल कर दी, या नाइट्रोजन भी फिल कर दी साथ में। ठीक है, जो भी गैसेज का मिक्सर फिल कर दिया। अब आपने एनिमल चारकोल को यहाँ पे रख दिया। क्या कर दिया? एनिमल चारकोल को यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो जो एनिमल चारकोल है वो क्या करेगा? जो गैसेज है, ठीक है, उनको अपनी सरफेस के ऊपर क्या कर लेगा? एडजॉर्ब कर लेगा। जितनी भी गैसेज है ना, वो एनिमल चारकोल के अंदर क्या हो जाएगी? एडजॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, और विसल के अंदर बिल्कुल वैक्यूम सा क्रिएट हो जाएगा, है ना, कोई गैस बचेगी नहीं। ठीक है, प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको ऐसे समझो, पहले SO2 और N2 भरी हुई थी, उनके कारण प्रेशर था 1 atm मान लो। ठीक है, तो जितनी भी सारी गैसेज है वो चारकोल की सरफेस पे जब एडजॉर्ब हो जाएगी तो जो प्रेशर है वो 1 atm से कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बताओ एडजॉर्बेंट कौन हुआ? चारकोल या गैस? टेल मी विच इज एडजॉर्बेंट, चारकोल या गैस? गैस है वो चारकोल की सरफेस की क्या हो रही है? एडजॉर्ब हो रही है। ठीक है, हाँ जी, गैस है वो चारकोल की सरफेस पे क्या हो रही है? एडजॉर्ब हो रही है। हाँ, तो जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन होता है बेसिकली वो क्या होता है? एडजॉर्बेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चारकोल है, यस, जो चारकोल है उसके ऊपर गैस का क्या हो रहा है? कुमुलेशन। तो चारकोल यहाँ पे एडजॉर्बेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह? इसका नाम एडजॉर्बेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, और जो गैसेज है, जो गैसेज का जो मिक्सचर है वो चारकोल की सरफेस के क्या हो रहा है? कुमुलेट हो रहा है। ठीक है, तो ये गैसेज है वो क्या हो जाएगी हमारे लिए? एडजॉर्बेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एडजॉर्बेट। ठीक है, दोबारा देख लो यदि किसी को नहीं समझ में आया है। बस इतना ही सही आपको समझना है, जो सब्सटेंस किसी की सरफेस के ऊपर अकुमुलेट होता है उसका नाम होता है एडजॉर्बेट। उसका नाम क्या होता है? एडजॉर्बेट। और जिसकी सरफेस के ऊपर अकुमुलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेंट, है ना। तो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट में कोई डाउट है तो बोलो, इफ एनी डाउट। मैंने आपको दो एग्जांपल से समझा दिया, सिलिका जेल मॉइस्चर वाला। सिलिका जेल यहाँ पे एडजॉर्बेंट है और मॉइस्चर यहाँ पे एडजॉर्बेंट है। वैसे एनिमल चारकोल और गैसेज है, जो गैसेज है, ठीक है, हाँ, एनिमल बोन से बनती है। एनिमल बोन से बनती है एनिमल चारकोल को। हाँ, सोरप्शन और डिसोरप्शन क्या है? व्हाट इज डिसोरप्शन? जैसे मान लो इस सिलिका जेल के ऊपर है वो मॉइस्चर होगी, एडजॉर्ब होगी। क्या आ गया ना, ये मॉइस्चर एडजॉर्ब हो चुकी है। अब मैं कैसे जैसे करके इस मॉइस्चर को हटा दूं यहाँ से, इस मॉइस्चर को रिमूव कर दूं इस सरफेस पे, उसको क्या बोलते हैं हम? डिसोरप्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डिसोरप्शन बोलते हैं। कोई चीज किसी सरफेस के ऊपर अकुमुलेट हो जाती है, उसको वापस हटाना क्या होता है? डिसोरप्शन होता है। क्या होता है? डिसोरप्शन होता है। क्या होता है? डिसोरप्शन। और सोरप्शन का मतलब क्या होता है? यदि एड्सॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ हो जाए उसको बोलते हैं हम सोरप्शन बोलते हैं। ठीक है, यदि एड्सॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन दोनों फिनोमिना साइमल्टेनियसली हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सोरप्शन। सोरप्शन का क्या मतलब है? व्हेन एड्सॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो तो उस फिनोमिना को बोलते हैं हम सोरप्शन। और डिसोरप्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एड्सॉर्ब्ड पार्टिकल। रिमूवल ऑफ एड्सॉर्ब्ड पार्टिकल। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एड्सॉर्प्शन होता क्यों है? ठीक है, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस एड्सॉर्प्शन? ठीक है, हाँ दिव्यांशु समझ में आ गया? अब दिक्कत है किसी चीज में? देखो, लेट अस डिस्कस
द मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो जो मैकेनिज्म है, बस मैं तो आपको बस हिंट दूंगा, आप आंसर बताओगे और हम इस मैकेनिज्म को अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो मैकेनिज्म डिस्कस करने वाले हैं वो किसके लिए डिस्कस कर रहा हूं मैं, फॉर एडजॉर्प्शन ऑफ गैस, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस, ऑन सॉलिड सरफेस। किसी गैस का एडजॉर्प्शन किसी सॉलिड की सरफेस के ऊपर होना, ठीक है, उसकी मैकेनिज्म में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो आपने कई बार पढ़ा है, जैसे प्लेटिनम मेटल होती है, उसकी सरफेस पे क्या होती है, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, एडजॉर्ब हो जाती है, ठीक है। काफी बार प्लेटिनम है, प्लेडियम है, उनको हम कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। जैसे वेजिटेबल ऑयल वाली रिएक्शन पढ़ी होगा आपने, वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन क्या बनता है, वेजिटेबल की, तो वहां पे निकल कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है। तो निकल कैटलिस्ट का वहां पे क्या काम होता है, क्या रीजन होता है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, हाँ, डिसरप्शन सिर्फ सरफेस के लिए होता है, ठीक है। तो देखो मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है, तो उसको समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक सॉलिड की सरफेस को कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सॉलिड की सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है सॉलिड, चलो, हाँ जी। तो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल होंगे, बिल्कुल सरफेस के ऊपर पार्टिकल होंगे सॉलिड के, यस, ये सॉलिड के पार्टिकल है सरफेस वाले, मैं इनको इस तरह से दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो, ओके। ये बच्चों सरफेस पार्टिकल, क्या चीज है ये, सरफेस पार्टिकल है। और एक पार्टिकल मैंने यहाँ बीच में कंसिडर कर लिया, ठीक है। हाँ जी, ये कौन सा पार्टिकल होगा बताओ, बल्क पार्टिकल होगा कि नहीं होगा, बल्क का होगा, बिल्कुल बल्क पार्टिकल, ठीक है। जो ऊपर वाली लेयर है उसके पार्टिकल ये है, और जो अंदर वाला है ना यहाँ, ये बल्क का पार्टिकल है, ओके। हाँ, ये मैंने एक पार्टिकल दिखाया है, वैसे बहुत सारे पार्टिकल के चारों तरफ, ठीक है, सारों को नहीं दिखाने की जरूरत है। चलो अब मुझे बताओ, क्या इस पार्टिकल के इस साइड में भी कोई पार्टिकल होगा, यस और नो, होगा ना। इधर भी कोई पार्टिकल होगा इसके, यस। इसके ऊपर भी पार्टिकल होगा, यस। इसके नीचे भी पार्टिकल होगा, यस, होगा ना। चलो बताओ इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। देखो अट्रैक्ट होते हैं पार्टिकल एक दूसरे से, तो इधर अट्रैक्ट होगा, ये पार्टिकल उसको इस साइड में अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पार्टिकल उसको इस साइड में अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पार्टिकल उसको ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला पार्टिकल इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस पे रिजल्टेंट जो नेट फोर्स होगा, बल्क के अंदर जो पार्टिकल होता है उस पर जो नेट फोर्स होता है, एफ नेट फोर्स होगा, वो कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है, बिल्कुल जीरो फोर्स होगा। चलो अब हम किसी सरफेस के पार्टिकल को कंसीडर करते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, तो बल्क के पार्टिकल पे तो नेट फोर्स कितना होता है, जीरो। यदि मैं सरफेस के पार्टिकल को कंसीडर करूँ, तो इसको कंसीडर, किसी को भी ले लो आप, जैसे ये पार्टिकल ले लिया आपने, है ना। चलो, हाँ, अब गलत मत बताना, आंसर सोच के बताना, ठीक है। एक मिनट, सॉरी। तो यहाँ पे जो बल्क का, सॉरी, जो सरफेस का पार्टिकल है, इसके राइट में पार्टिकल है, तो इस साइड में फोर्स होगा, इस साइड में फोर्स हो गया, बैलेंस हो गया, जीरो हो गया। हाँ जी, अब देखो इसके नीचे भी पार्टिकल होगा, यस और नो, होगा ना। तो नीचे भी पार्टिकल है बहुत सारे, तो नीचे वाले पार्टिकल है उसको इधर खींचेंगे, नीचे की तरफ खींचेंगे, क्या ऊपर कोई पार्टिकल है, नहीं है, तो ऊपर की तरफ कोई फोर्स होगा नहीं। तो सरफेस के ऊपर जितने भी पार्टिकल है उन पे नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। हाँ जी, कई कई स्टूडेंट ने आंसर सही बताया, बिल्कुल। सरफेस के ऊपर जितने भी पार्टिकल है उनके ऊपर जो नेट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, नीचे की तरफ होगी, है ना। हाँ जी, क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल है वहां पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो सरफेस के ऊपर क्या होते हैं बच्चों, अनबैलेंस्ड रिजिडुअल फोर्स होते हैं, ठीक है। हाँ जी, सरफेस के ऊपर क्या चीज होते हैं, अनबैलेंस अनबैलेंस रिजिडुअल फोर्स होते हैं, नीचे की तरफ फोर्स होते हैं, ठीक है ना। तो सरफेस के ऊपर है जितने भी पार्टिकल है, सारे पार्टिकल नीचे की तरफ खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। तो मेरा ये सारे के सारे टेंशन में आ चुकी है, ठीक है, बिल्कुल, सारों में नेट फोर्स क्या है, नीचे की डायरेक्शन में है, ठीक है। हाँ,
अब सीखते देखो, अब आता है, देखो अब देखो, अब ध्यान से देखना। हाँ, अब इस सॉलिड की सरफेस के कांटेक्ट में आपको गैस लेके आ रहे हो आप, ना कोई गैस है इस सॉलिड की सरफेस की तरफ लेके आ रहे हो आप, जैसे हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल इधर लेके आ रहे हो, ध्यान देना। हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल की आपने बम्बारमेंट कर दी, बौछार कर दी, ठीक है। हाँ, हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल इधर इधर आपने सरफेस के ऊपर लेके आए, हाइड्रोजन गैस को लेके आए इस साइड में, ठीक है। या हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल है, H2 गैस के पार्टिकल, कोई भी गैस है। मुझे बताओ, क्या हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे, ये बताओ। यदि सरफेस के पार्टिकल के ऊपर फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या हाइड्रोजन के पार्टिकल को सरफेस वाले पार्टिकल अपने फोर्स को बैलेंस करने के लिए अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बताओ। यदि सरफेस के पार्टिकल के ऊपर फोर्स नीचे की तरफ है, तो जो गैस है, आप जैसी सरफेस की ओर गैस लेके आए, गैस के पार्टिकल लेके आए, ठीक है, तो सरफेस के पार्टिकल क्या चाहेंगे, अपने फोर्स को कम करना चाहेंगे, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहेंगे, ठीक है। तो जो गैस के पार्टिकल है वो क्या होंगे, सरफेस की तरफ आने की कोशिश करेंगे। जो गैस के पार्टिकल वो सरफेस की तरफ आएंगे, और सरफेस की तरफ आएंगे तो सरफेस के ऊपर क्या बना लेंगे, अकुमुलेट हो जाएंगे, इस तरह से इकट्ठे हो जाएंगे। यस, हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल है वो सरफेस के ऊपर क्या हो जाएंगे, अकुमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे, कुछ भी बोलो, हो जाएंगे अकुमुलेट। चलो अब मुझे बताओ, एक चीज बताना यहाँ पे, यदि मैं इस एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करूं, ना एंथैल्पी क्या होती है, इस प्रोसेस की एनर्जी, है ना, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करूं, डेल्टा एच ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करूं, मुझे बताओ, यदि गैस के पार्टिकल सरफेस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो बताओ स्टेबिलिटी तो आएगी, स्टेबिलिटी तो बढ़ जाएगी। बताओ एनर्जी रिलीज होगी या रिक्वायर्ड होगी, यदि गैस के पार्टिकल सॉलिड की सरफेस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज होगी या रिक्वायर्ड होगी, बताओ। हाँ, क्या होगी, रिलीज होगी। क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री में जब भी बॉन्डिंग होती है, जब भी बॉन्ड बनता है, जब भी स्टेबिलिटी आती है, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है ना। ये बार बार आपको मैंने कई बार बताया है, ठीक है। क्योंकि सरफेस के पार्टिकल स्टेबल हो रहे हैं, जब वो स्टेबल होंगे तो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। या वैसे समझ लो, गैस के पार्टिकल और सरफेस के पार्टिकल में क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होती है बच्चों, ऑलवेज नेगेटिव होती है। और एडजॉर्प्शन की एंथैल्पी ऑलवेज कैसी होती है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना। एडजॉर्प्शन कैसा प्रोसेस हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। यस, इतनी बात तो क्लियर होगी बिल्कुल, ठीक है। इतनी बात तो सबको क्लियर हो चुकी होगी मेरे हिसाब से, ठीक है, कि एडजॉर्प्शन है, गैस के पार्टिकल है वो सरफेस की तरफ क्यों आ रहे हैं, ठीक है। इस चीज को तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। हाँ जी, चलो अब हम बात करते हैं। देखो हम जब भी बात करेंगे बिना लॉजिक के तो करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री भी तो क्या है, पूरी लॉजिकली है, ठीक है। तो हम इसकी थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, ठीक है। मैं इसको थर्मोडायनेमिकली इसको प्रूव करते हैं इस चीज को, है ना। इसकी थर्मोडायनेमिक्स को भी हम समझते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। इसी मैकेनिज्म में हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। चलो एक चीज आपसे पूछता हूं मैं, जब भी हम किसी केमिस्ट्री में किसी स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं, किसी प्रोसेस की फिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम याद करते हैं, बताओ वो कौन सी चीज है, क्या बता सकते हो। जब भी हम स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं, जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, तो हम एक ऐसे फंक्शन को हमेशा याद करते हैं, वो क्या होता है, बोलो। एक स्टूडेंट ने आंसर सही बताया, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, गिब्स एनर्जी, क्या होती है, गिब्स एनर्जी। हाँ, डेल्टा जी, कई स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, ओके। हाँ, डेल्टा जी। हाँ बताओ, डेल्टा जी जब नेगेटिव होती है तब प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, बोलो। पहले तो मैं आपको छोटी छोटी चीजें याद करवाता हूँ। जब डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी किसी सिस्टम की नेगेटिव होती है, तब प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। शाबाश, क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। और जब डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो आता है, ये बेटा समझ में नहीं आएगा तनिष, क्योंकि तूने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ी है ना, ठीक है। ये चीज तो जिन्होंने पता है, जिनको पता है वही तो मतलब बता सकते हैं। तू थोड़ी बता सकता है, क्योंकि तूने पढ़े नहीं होगा, बिल्कुल तेरे को पढ़ाया नहीं होगा या तूने पढ़ा नहीं होगा, है ना। इधर देखो, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, छोड़ो इस साइड में देख लो। देखो डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी, देखो यदि डेल्टा जी हो लेस देन जीरो, ठीक है, डेल्टा जी क्या हो, लेस देन जीरो, तो प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है।
क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। ओके, और डेल्टा जी यदि ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव हो तो प्रोसेस क्या होता है बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, जो नहीं पढ़ाया वो ध्यान दे ले। और डेल्टा जी यदि 0 आ जाए किसी किसी सिस्टम का, तो सिस्टम किस में आ जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। वेरी गुड, किस में आ जाता है, इक्विलिब्रियम में आता है। ठीक है, आपने नहीं पढ़ा तो भी एक बार इसको देख लो। ओके, बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं, देखो। हाँ जी, तो बताओ गिब्स एनर्जी की इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। यही तो इक्वेशन होती है। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होती है, डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। डेल्टा एच क्या है यहाँ पे, एंथैल्पी, क्या है, एंथैल्पी। और डेल्टा एस क्या है यहाँ पे, एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। टी है यहाँ पे टेम्परेचर, क्या है यहाँ पे, टी है क्या, टेम्परेचर है ना। ये इक्वेशन है थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं बिल्कुल। ओके, चलो अब मुझे डेल्टा जी को क्या करना है, लेस देन 0 करना है। हम चेक करते हैं कि डेल्टा जी लेस देन 0 है कि नहीं है। ठीक है, देखते हैं। चलो मुझे बताओ, डेल्टा एस तो हमने अभी भी डिस्कस किया है। डेल्टा एस तो एड्सॉर्प्शन की क्या होती है, नेगेटिव होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो डेल्टा एस तो क्या होगी, लेस देन 0 होगी, मतलब नेगेटिव होगी। बात करते हैं एंट्रोपी ऑफ एड्सॉर्प्शन की। किसकी बात करते हैं, एंट्रोपी ऑफ एड्सॉर्प्शन की। मुझे बताओ इस दृश्य को देख के आपको क्या लगता है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एंट्रोपी का मतलब होता है रेंडमनेस। क्या होता है, रेंडमनेस। मुझे बताओ गैस के पार्टिकल में, जैसे ही गैस के पार्टिकल पहले तो क्या थे, बिल्कुल फ्री फ्री थे। जब आपने गैस इधर लेके आए थे तो बिल्कुल भी गैस के पार्टिकल क्या थे, बिल्कुल फ्री थे, इधर उधर घूम रहे थे, है ना, बिना रुकावट के घूम रहे थे, उनको कोई रोकने वाला कोई टोकने वाला नहीं था। बट जैसे ही सरफेस के पार्टिकल ने गैस के पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट हो गया, तो ये क्या हो गए, सरफेस पे क्या हो गए, अकुमुलेट हो गए। क्या हो गए, अकुमुलेट हो गए, एक जगह इकट्ठा हो गए। और एक जगह इकट्ठा हो गए तो इनकी रेंडमनेस क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। ठीक है, जब भी रेंडमनेस कम होती है किसी भी प्रोसेस में, जब रेंडमनेस कम होती है तो जो एंट्रोपी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। एंट्रोपी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होती है, नेगेटिव होती है ना। आज के बाद ध्यान रखना, क्यों होगी नेगेटिव, क्योंकि यदि गैस के पार्टिकल किसी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो गैस के पार्टिकल में रेंडमनेस कम हो रही है ना। उनकी डिग्री ऑफ मूवमेंट्स है वो रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है ना। एक गैस का पार्टिकल है, बिना रोक टोक के इधर उधर घूम सकता है, बट कैसे जैसे करके किसी के पार्टिकल उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाएगी कुल मिला के, है ना। उसका मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, और किसी का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, ठीक है, तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाती है, कम हो जाती है बेसिकली। ठीक है, हाँ जी, तो एड्सॉर्प्शन की जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, चलो तो अब देखो ध्यान से। तो यदि एंट्रोपी नेगेटिव हो जाएगी तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है वो क्या रह जाएगी, पॉजिटिव। माइनस टी इंटू डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और डेल्टा एच क्या है यहाँ पर, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है। और मुझे डेल्टा जी को क्या करना है, लेस देन 0 करना है। स्पॉन्टेनियस के लिए क्या करना है, लेस देन 0 करना है। बताओ मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होना चाहिए लेस देन 0 होने के लिए, डेल्टा एच का या टी इंटू डेल्टा एच का। ये प्रोसेस कब पॉसिबल है, देखो डेल्टा एस का साइन था नेगेटिव, माइनस टी इंटू डेल्टा एस का हो गया पॉजिटिव, और एंथैल्पी का साइन है यहाँ पे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, है ना। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब इसको लेस देन 0 होना है तो नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, ज्यादा, सीधी सीधी बात है ना। डेल्टा एच क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए। ठीक है, देखो इधर समझा देता हूँ एक बार और। डेल्टा एच क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। देखो ध्यान से इधर, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। ध्यान से देखना, डेल्टा एच का साइन है नेगेटिव, डेल्टा एस का साइन है बच्चों नेगेटिव। तो ये नेगेटिव और एक नेगेटिव टेम्परेचर के पीछे है, ये क्या बन चुका है, पॉजिटिव, और ये है नेगेटिव, है ना। अब मुझे इसको लेस देन 0 करना है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच है वो क्या होना चाहिए, टी इंटू डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड से तो ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी प्रोसेस पॉसिबल है। जैसे ये हो गया -50 हो गया, अब ये -50 से कम ही होना चाहिए, ये +30 होगा तो चलेगा, +20 होता है तो चलेगा, बट यदि ये वाली वैल्यू 50 से ऊपर चली जाती है, ये मान लो आप 60 कर दो, तब ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ध्यान रखना, एक एड्सॉर्प्शन के फिजिबल होने के लिए, एक एड्सॉर्प्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए, उसकी एंथैल्पी का मोर नेगेटिव होना क्या होता है, जरूरी होता है। उसकी एंथैल्पी का क्या होता है, मोर नेगेटिव होना जरूरी है। ठीक है, हाँ जी, मोर नेगेटिव होना जरूरी है ना, क्योंकि ये जरा ज्यादा नेगेटिव होगा तभी तो लेस देन 0 आएगी वैल्यू।
क्योंकि ये चीज तो पॉजिटिव हो चुकी है कुल मिला के, है ना। तो डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, टी इंटू डेल्टा एच से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो मेन फंक्शन किसका हो रहा है यहाँ पे, डेल्टा एच का हो रहा है। चलो फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ अभी भी। चलो कई बार थर्मोडायनेमिक्स में ऐसी चीज आती है कि ये प्रोसेस कैसा है ना, ये बताओ ये एंथैल्पी ड्रिवन प्रोसेस है या एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस है। एड्सॉर्प्शन एंथैल्पी ड्रिवन होता है या एंट्रोपी ड्रिवन होता है। ड्राइविंग फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट कौन है एड्सॉर्प्शन में, बताओ। एंथैल्पी है या एंट्रोपी है, बोलो बोलो बोलो, इतना आसान है। हाँ, एंथैल्पी ड्रिवन प्रोसेस है। देखो क्या होता है, व्हाट इज द एंथैल्पी ड्रिवन प्रोसेस, एक वर्ड है एंथैल्पी ड्रिवन, ठीक है। अब देखो एड्सॉर्प्शन के लेस देन जीरो होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल डेल्टा एच है, क्योंकि जब तक डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड ज्यादा नहीं होगा तब तक एड्सॉर्प्शन आपका स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। क्या होगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन है वो एक एंथैल्पी ड्रिवन प्रोसेस है, ठीक है। हाँ जी, है ना, एड्सॉर्प्शन है, उसके लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल जो क्राइटेरिया है वो एंथैल्पी का है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए, ज्यादा, है ना, मतलब ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी एंथैल्पी क्या आपका एड्सॉर्प्शन क्या होता है, फिजिबल होता है। ओके, अब देखो होता क्या है, देखो मैं मैकेनिज्म आपको समझाऊं। अब हमने देखा कि डेल्टा एच तो है नेगेटिव, ठीक है, एंट्रोपी भी क्या है, नेगेटिव है। तो इनिशियली क्या होता है, शुरू शुरू में जब आपका एड्सॉर्प्शन होता है तो आपकी जो डेल्टा एच की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, क्योंकि नए नए बॉन्ड बनते हैं शुरू शुरू में, है ना, गैस के पार्टिकल जैसे आते हैं, तो डेल्टा एच की वैल्यू काफी ज्यादा ग्रेटर देन होती है टी इंटू डेल्टा एच से, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन होता है धीरे धीरे गैस के पार्टिकल आते आते आते, है ना, धीरे धीरे गैस के पार्टिकल जैसे आएंगे ना, तो टी इंटू डेल्टा एच की वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है, एक टाइम क्या आता है यहाँ पे, एक ऐसा टाइम आने लगता है जब डेल्टा एच इक्वल हो जाता है किसके, टी इंटू डेल्टा एच के बराबर हो जाता है, दोनों का मैग्नीट्यूड होता है बराबर, तब डेल्टा जी हो जाती है जीरो, और सिस्टम किस में आ जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। किस में आ जाता है, इक्विलिब्रियम, तब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड है वो टी इंटू डेल्टा एच के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तब क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, सिस्टम में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। हाँ जी, बोलो मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन में एनी डाउट किसी को, कोई चीज पूछनी है तो, एनी एनी प्रॉब्लम किसी को भी। एक मिनट, एक स्टूडेंट था, भाई विवेक आया है, विवेक, गोल्ड नॉन मेडिकल से। ओके, नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एड्सॉर्प्शन कितने टाइप का हो सकता है, ठीक है। चलो, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब ये भी देखो चीज समझने वाली है, रटने का कुछ नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी आप बेसिक बेसिक चीजें जानती हो केमिकल बॉन्डिंग की, ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए। हाँ जी, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये मेटल की सरफेस है, ओके, और ये हाइड्रोजन का पार्टिकल आया है और यहाँ पे क्या हो गया, एडजॉर्ब हो गया, ठीक है, गैस का पार्टिकल आके यहाँ पे एडजॉर्ब हो गया, ठीक है। तो देखो मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था कि दो एटम्स के बीच में दो टाइप के फोर्स काम कर सकते हैं बेसिकली। एक होते हैं केमिकल फोर्सेस, कौन से होते हैं, केमिकल फोर्स, मतलब एक तो होते हैं केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड और केमिकल फोर्स। केमिकल बॉन्ड में कौन से आते हैं आपके, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है, ये सारे केमिकल बॉन्ड में आते हैं, ठीक है। और दूसरे टाइप के फोर्स होते हैं वंडरवाल फोर्स, कौन से होते हैं, वंडरवाल फोर्स। और वंडरवाल फोर्स को फिजिकल फोर्स भी बोलते हैं, कौन से फोर्स बोलते हैं,
फिजिकल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, वंडरवाल फोर्स है, 5 टाइप के आपको पढ़ाए थे, याद है तो, ठीक है। ये क्या होते हैं? फिजिकल फोर्स होते हैं, नेचर में सबसे वीक फोर्स होते हैं। वंडरवाल फोर्स है, बहुत हर जगह काम करता है, ठीक है। जैसे मान लो अभी मैं, मेरे हाथ में और मोबाइल और मेरा हाथ है, तो उनके बीच में वंडरवाल फोर्सेज है, तो किसी न किसी फॉर्म में काम कर रहे हैं, ठीक है। हर जगह वंडरवाल फोर्स आपके काम करते हैं, ठीक है। हर एटम्स के अंदर काम करते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यदि गैस के पार्टिकल है उस सरफेस के ऊपर वंडरवाल फोर्स के साथ एडजॉर्ब हो रही हो, ठीक है। गैस के पार्टिकल और सरफेस के बीच में यदि वंडरवाल फोर्स काम कर रहे हो, है ना, वंडरवाल फोर्स काम कर रहे हो, सबसे वीक फोर्स काम कर रहे हो, या फिजिकल फोर्स काम कर रहे हो, तब तो उस एडजॉर्प्शन को हम बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन के 2 टाइप है, एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन, इसको फिजिक्स सॉर्प्शन भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। तो एक हो गया फिजिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है, और दूसरा है केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो देखो, यदि गैस के पार्टिकल मेटल के साथ केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, कोई आयनिक बॉन्ड बनाता है, कोई कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तब तो होगा केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। और गैस के पार्टिकल यदि मेटल के साथ कोई कोई स्पेशल टाइप का बॉन्ड न बना के एक तरह से फिजिकल बॉन्ड बनाते हैं, वंडरवाल फोर्स के साथ एडजॉर्ब होते हैं, तब क्या होगा? आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में बेसिकली क्या होगा? कौन से फोर्सेज रहते हैं? वीक वंडरवाल फोर्स रहते हैं। कौन से रहते हैं? यदि मैं यहाँ पे लिखूं तो वीक वंडरवाल forces are present between adsorbate, जो चीज एडजॉर्ब हो रही है किसके ऊपर, एंड एडजॉर्बेंट, ठीक है। यहाँ पे जो मेटल है वो तो क्या है? एडजॉर्बेंट है। जो गैस है वो क्या थी? एडजॉर्बेट थी। तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में क्या है? यदि वंडरवाल फोर्स है, तब तो उस एडजॉर्प्शन को हम बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? फिजिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। और मेटल और गैस के बीच में, या सॉलिड या गैस के बीच में केमिकल बॉन्ड बन रहे हो, ठीक है। कौन से बॉन्ड बन रहे हो? केमिकल बॉन्ड, ठीक है। एडजॉर्प्शन यदि केमिकल बॉन्ड से हो रहा हो, लाइक कोवलेंट से या आयनिक से, ठीक है। हाँ, तब क्या बनता है आपका? तब आपका वो केमिकल एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है। तब क्या होगा? केमिकल एडजॉर्प्शन होगा। चलो एक चीज आप मुझे बताओ, हाँ, यदि गैस है वो मेटल की सरफेस पे फिजिकल एडजॉर्प्शन कर रही है, एक केमिकल कर रही है, तो दोनों केस में एनर्जी तो रिलीज होगी। यस, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होती है? नेगेटिव होती है। मुझे बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किस प्रोसेस में रिलीज होगी? फिजिकल एडजॉर्प्शन में या केमिकल एडजॉर्प्शन में? ज्यादा एक्सोथर्मिक कौन सा होगा? ज्यादा पावरफुल बॉन्डिंग किस में होगी? बोलो, आसान सा है। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन किसकी ज्यादा नेगेटिव होगी? किसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। किसमें होगी? केमिकल एडजॉर्प्शन में होगी। किसमें होगी? केमिकल एडजॉर्प्शन में। सीधी सीधी बात है भाई, केमिकल बॉन्ड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, आयनिक है, कोवलेंट है, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन है वो फिजिकल की तो क्या होती है? लो होती है ना। हाँ, फिजिकल की एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होती है? लो होती है। तो डेल्टा एच है, इसकी क्या रहेगी? लो रहेगी, है ना। लगभग 8 से 20 तक रहती है, ठीक है। हाँ जी। और इसकी एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होती है। डेल्टा एच इसकी क्या होती है? वेरी हाई होती है, ओके। क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी एनर्जी उतनी क्या होगी? रिलीज होती है ना। उतनी एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, ठीक है। हाँ जी। तो आप समझ गए होंगे कि बेसिकली फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है और केमिकल एडजॉर्प्शन क्या है ना। दोनों के डिफरेंस हम देख रहे हैं अभी। फिजिकल एडजॉर्प्शन वंडरवाल फोर्स के कारण होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन कोवलेंट आयनिक बॉन्ड के कारण होता है। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन फिजिकल की क्या होती है? लो होती है, और केमिकल की क्या होती है? हाई होती है, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो थर्ड डिफरेंस है इनमें वो क्या है? जब आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है तो वो मल्टी लेयर होता है। कैसा होता है? मल्टी लेयर। क्यों? एक बार गैस के पार्टिकल मान लो सरफेस पे यहाँ पे अक्यूमुलेट हो गए, मान लो, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन की गैस के पार्टिकल आ गए, ओके। फिर ये हाइड्रोजन की गैस के पार्टिकल एक दूसरी लेयर बना लेंगे, क्योंकि पार्टिकल पार्टिकल में भी थोड़ा अट्रैक्शन यहाँ पे बढ़ जाएगा कुल मिला के, ठीक है। तो यहाँ मोर देन वन लेयर बनती है, ठीक है। ये मल्टी लेयर होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन कैसा होता है? मल्टी लेयर होता है, ठीक है। एक से ज्यादा लेयर बन सकती है, ठीक है। फिजिकल एडजॉर्प्शन बच्चों कैसा होता है? मल्टी लेयर होता है। मल्टी लेयर होता है, यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, ठीक है। जबकि जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है उसमें तो क्या होता है? जैसे मान लो मेटल है, हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आई तो मेटल का हाइड्राइड बन जाएगा, है ना। जैसे कार्बन के कांटेक्ट में है तो CH4 बन जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ नया सब्सटेंस बन जाएगा और यहाँ एक सिंगल लेयर बनेगी। क्या बनेगी? एक सिंगल लेयर बनेगी। तो जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है ये मोनोलेयर होता है। कैसा होता है? मोनोलेयर होता है। ठीक है, सिंगल लेयर होता है। केमिकल कैसा होता है? मोनोलेयर होता है। हाँ जी। उसके बाद देखो फिजिकल एडजॉर्प्शन में गैस है वो मेटल के साथ इंटरेक्ट करके कोई हाइड्राइड टाइप का नहीं बनाएगी। ठीक है, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में आप वापस रिमूव भी कर सकते हो, जितने भी गैस के पार्टिकल रिमूव हो गए उनका डिसॉर्प्शन भी कर सकते हो, उनको हटा भी सकते हो सरफेस से। क्यों? क्योंकि एक तो वीक बॉन्ड है और हटाना बहुत ईजी है, टेम्परेचर तो अपने आप दूर भाग जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, तो ये क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है। एक बार एडजॉर्प्शन हो गया तो आप उसको हटा भी सकते हो, उसको रिमूव भी कर सकते हो। बट केमिकल में एक बार एडजॉर्प्शन हो गया तो वो इरिवर्सिबल नेचर का होता है। केमिकल कैसा होता है? इरिवर्सिबल नेचर का होता है, क्योंकि यहाँ कोई नया सब्सटेंस ही बन जाता है। ठीक है, उसको आप वापस, ऐसा नहीं है कि हटा दो वापस गैस आपको मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। ठीक है, तो केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। वहां पे मेटल है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्राइड बनाएगी, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बना लेगी। ठीक है, तो जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है वो इरिवर्सिबल होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है। और फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो मोनोलेयर होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, सॉरी, फिजिकल एडजॉर्प्शन मल्टीलेयर होता है और केमिकल एडजॉर्प्शन मोनोलेयर होता है। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन है वो किसकी कम होती है? फिजिकल की कम होती है और केमिकल की क्या होती है? ज्यादा होती है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में वंडर वाल फोर्स काम करते हैं, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में कौन से फोर्स काम करते हैं? केमिकल बॉन्ड काम करेंगे। ठीक है, कोवलेंट आयनिक। ओके, इसके अलावा और भी डिफरेंसेज है यहाँ पे। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, एक दो और देख लेते हैं। ठीक है, बाकी का आप पढ़ ही लोगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है कि यदि आप सरफेस एरिया इंक्रीज करो, रस्टिंग ऑफ आयरन है वो केमिकल एडजॉर्प्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल एडजॉर्प्शन है। देखो, यदि आप सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे, सरफेस एरिया बढ़ाओगे, तो दोनों की एडजॉर्प्शन वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, केमिकल एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा, केमिकल एंड फिजिकल दोनों एडजॉर्प्शन है वो इंक्रीज होंगे। केमिकल और जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, यदि आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो केमिकल एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होंगे और फिजिकल एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होंगे। जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ही सरफेस के पार्टिकल होंगे, उतना ही डाउनवर्ड फोर्स होगा, उतना ही गैस को क्या करेंगे? वो अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे और उतना ही क्या होगा? एडजॉर्प्शन होगा। तो सरफेस एरिया के साथ दोनों एडजॉर्प्शन की जो वैल्यू है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, हाँ जी। फिर टेम्परेचर का इफेक्ट देखें, है ना। यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, ठीक है, तो मुझे बताओ फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? आप सोच के बताओ थोड़ा सा, है ना। अब खुद से सोचोगे तो ज्यादा क्लियरली थोड़ा समझ पाओगे। ठीक है, जैसे ये गैस के पार्टिकल एडजॉर्ब हो गए यहाँ पे, है ना, वंडरवाल फोर्स है यहाँ पे मेटल और गैस के बीच में। ठीक है, अब बताओ आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एडजॉर्प्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया मान लो, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? हाँ, देखो टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ऑब्वियस है ना। देखो बहुत आसान सा है, कोई डिफिकल्ट है ही नहीं। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? आपको पढ़ाया था मैंने, 3/2 kT होती है। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, तो फिर अट्रैक्शन कम होगा, है ना। पार्टिकल दूर दूर भागेंगे, अट्रैक्शन कम होगा, और क्या, है ना। देखो वंडरवाल फोर्स है वो लो टेम्परेचर पे ज्यादा फेवरेबल होती है। ध्यान से सुनना मेरी बात, जितने भी वंडरवाल फोर्स होते हैं वो लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होती है, उनकी वैल्यू लो टेम्परेचर पे क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। जैसे मैं ग्राफ बनाऊं फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए, ठीक है, तो ये टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इस तरह से ग्राफ आएगा, है ना। बिल्कुल, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, इस तरह से। ठीक है, पर जो केमिकल है, अब केमिकल भी वैसे डिक्रीज ही करेगा, बट यहाँ पे कुछ चीज है। देखो केमिकल एडजॉर्प्शन की मैं बात करूं, ठीक है, केमिकल को एक बार देख लेते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन को। देखो अभी आपने शायद पढ़ा कि नहीं पढ़ा, एक एक्टिवेशन एनर्जी नाम का टर्म होता है केमिस्ट्री में, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है?
मॉलिक्यूल को जब भी केमिकल रिएक्शन करनी होती है तो थोड़ी बहुत एनर्जी खुद के पास होनी चाहिए, तभी वो आपस में केमिकल बॉन्डिंग कर सकते हैं या रिएक्शन करेंगे। ठीक है, जैसे आपने जनरली जो भी रिएक्शन पढ़ते हो, जैसे N2+H2 है, अमोनिया बनती है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में मॉलिक्यूल के पास खुद के पास एनर्जी होनी चाहिए, तभी वहां पे केमिकल बॉन्डिंग है वो अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है, कुछ जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इनिशियली तो आपका केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है इंक्रीज। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और फिर यदि आप ज्यादा ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तब आपका केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब हद से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पे केमिकल एब्जॉर्प्शन करेगा डिक्रीज, और यदि आप थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में काम आ जाएगी, और केमिकल एब्जॉर्प्शन है वो इनिशियली टेम्परेचर बढ़ाने पे करता है इंक्रीज, फिर डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, फिजिकल तो ऑलवेज डिक्रीज करेगा, बट केमिकल पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है, एक सर्टेन वैल्यू के बाद वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है ना, कल हम कुछ देखते हैं क्या करते हैं, और आप पढ़ते रहिए। ओके, और नोट्स में भेज दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, और इसमें आप एनसीईआरटी पढ़े तो भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, हाँ जी, और नोट्स में कुछ चीजें हैं वो एक्स्ट्रा है, वो कुछ जरूरी है, बाकी वही है सारा कुछ, है ना। ओके, थैंक यू, सी यू सून। ठीक है, हाँ जी, और टेस्ट की तैयारी करते रहिए।